बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पहले पढ़ ली हुई है कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन के या मैनकाइंड के हम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी में आता है, बायोलॉजी की। ठीक है, ये बायोलॉजी की सब ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें ही आएगा। और बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टडी है, मेंडल का वर्क जब 1900 में रीडिस्कवर किया गया तो उसके बाद जो जेनेटिक्स थी उसमें मज़ीद एडवांसेस स्टार्ट हो गई। न्यू इरा था ये डीएनए टेक्नोलॉजी का। मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर जिस ईयर में हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है वो नया इरा एक स्टार्ट हो गया किस्म का बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। मॉडर्न टेक्निक्स जो थी वो अवेलेबल हो गई जिसमें जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से रिमूव करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया जाता था और उससे अपनी फ़ायदे की चीज़ या अपनी मर्ज़ी की डिज़ायर्ड जो भी राइट मतलब जीन्स थी वो प्रोड्यूस कर ली जाती थी। जैसा कि इंसुलिन जो है वो पीपल जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो वो इंसुलिन जो थी वो पहले इंसान के सर्वाइवल के लिए डेड एनिमल में से निकाली जाती थी, लेकिन आज जो है वो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो, और वो इंसुलिन जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स जो है वो यूज़ करते हुए इंसुलिन तैयार की जाती है। इसके अलावा जो है 1980s में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी ड्रग्स और वैक्सीन्स प्रोड्यूस की टू कर्ब ह्यूमन इलनेस। ह्यूमन की जो भी बीमारियां वगैरह हैं उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी ड्रग्स और वैक्सीन्स प्रिपेयर करवाई गई हैं। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो बैक्टीरिया हैं उनको इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और इंसेक्ट जो पेस्ट हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को। ठीक है, ये उनके पर्पज़ हैं, उनके फ़ायदे हैं। तो आप अगर क्वेश्चन आपका है वाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर यूज्ड, तो आप लिख सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर यूज्ड नंबर 1 टू क्लीन अप environmental pollutant, number 2 increase the fertility of soil, number 3 kill the insect pest। ठीक है, biotechnology has extended beyond the multicellular organism. It is now possible to alter the genotype and subsequently the phenotype of plant and animals। ठीक है, ये पॉसिबल हो गया है अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कि प्लांट और एनिमल्स कोई भी अगर है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल्स में से, ठीक है, तो उसकी जीनोटाइप को जो है वो तब्दील कर दिया जाए। और अगर जीनोटाइप तब्दील हो गई है, उसमें जीन्स की जो है वो एडिशन कर दी गई है या रिमूवल कर दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिनोटाइप जो है वो भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो क्या किया जाता है कि जीन थेरेपी इन ह्यूमन अटेम्प्टिंग टू रिपेयर अ फॉल्टी जीन इज़ ऑलरेडी बीन अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। फॉल्टी जीन जो ह्यूमंस के अंदर है उनको रिमूव करके उनकी जगह पे सही और हेल्दी जीन इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी अंडर ट्रायल है। ठीक है, अच्छा, क्लोनिंग ऑफ जीन, एक जीन की जो क्लोनिंग है वो हम लोग करते कैसे हैं। क्लोनिंग ऑफ अ जीन प्रोड्यूसेस मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़। ठीक है, क्लोनिंग का प्रोसेस यही है ना जिसमें एक जीन की एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज़ जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्लोनिंग कहलाता है। The recombinant DNA technology is used when a very large quantity of gene is required। जब जीन की बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर होती है, यानी जीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होती है, तो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने जीन की अपनी मर्ज़ी से इंसर्शन करके उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं और उससे अपने फ़ायदे का जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें यूज़ ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर क्रिएट्स लेसर नंबर ऑफ कॉपीज विद इन अ लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अब क्या होती है, हमने अब क्लोनिंग ऑफ अ जीन की बात की, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वर्ड आया था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे की जाती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के तौर पर जानी जाती है, यानी जीन्स में इंजीनियरिंग की जाती है, जीन्स में चेंजेस की जाती हैं अपनी मर्ज़ी की, अपने डिज़ायर्ड करेक्टर्स जो हैं वो उनमें इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है,
at synthesizing recombinant DNA with which contain DNA from two different sources. In order to produce recombinant DNA, following are required. कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ टू बी क्लोन्ड, मतलब वो जीन जिसकी हमने क्लोनिंग करना हम चाहते हैं, ठीक है, यानी हमें वो जीन पसंद है और हम उसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गई हमारी वो वाली। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सीजर्स, ऐसे एंजाइम्स जो कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस जगह पे वो मौजूद है वहाँ से कट कर सकें, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। उसके बाद जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द वेक्टर, जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसको जिस वेक्टर में हमने इंटरेस्ट करना है is then introduced into an expression system as a result of which specific product is made, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर हम लोग जहाँ हमें चाहिए होती है वहाँ से हम कट करके ले लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर या जो भी कोई इस जिसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जिससे हमें कॉपीज प्रोड्यूस करवानी है, तो उस वेक्टर में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाउ टू गेट जीन, सबसे पहला स्टेप, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट 4 स्टेप्स है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालनी है, और उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद इट्स वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एक्सप्रेशन सिस्टम, एक सिस्टम में डाल दी जाती है जहाँ पे उसका एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है। एक्सप्रेशन शुरू होने का मतलब है कि प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें इंसुलिन की जीन चाहिए तो हम उसको पहले तो सेपरेट करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म से, फिर और सेपरेट करने के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर लेंगे, हम उसको वहाँ से अपने आइडेंटिफाइड जीन को कट करवाएंगे। कट करवाने के बाद किसी एक और वेक्टर में उसको इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। इंसर्ट करवा के वो वेक्टर जो है उसकी क्लोनिंग करवाएंगे या पीसीआर वगैरह कराएंगे। उसकी वजह से हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो वो जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ है कि हाउ टू गेट जीन, हमारे इंटरेस्ट की जीन है उसको लेना कैसे है वहाँ से जहाँ पे वो है। There are 3 possible ways to get a gene of interest. Number 1, to isolate it from chromosome. सबसे पहले तो उसको क्रोमोसोम से आइसोलेट करना है। टू सिंथेसाइज इट केमिकली, उसको केमिकली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। एंड टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, या उसको मैसेंजर आरएनए से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम्स बाय कटिंग द क्रोमोसोम्स ऑन फ्लैंकिंग साइड। फ्लैंकिंग साइड क्या होती है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फ्लैंकिंग साइड जो है क्रोमोसोम की उस पर जाके कट किया जाता है स्पेशल एंजाइम इस्तेमाल करते हुए, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है, ठीक है। फ्लैंकिंग रीजन्स क्या होते हैं, फ्लैंकिंग साइड्स क्या होती हैं? फ्लैंकिंग रीजन्स contain promoter, enhancer or other protein binding sites. It is the portion of DNA that is not transcribed into RNA. ये डीएनए का वो पोर्शन है जो कि आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता, ठीक है। और उस फ्लैंकिंग साइट वाली जगह से डीएनए को या क्रोमोसोम को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से कट करते हैं। इफ़ द जीन्स आर वेरी स्मॉल दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, अगर वो स्मॉल है तो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जा सकती हैं। वेरी कॉमन मेथड ऑफ गेटिंग जीन इज़ टू सिंथेसाइज इट इन लेबॉर्ट्री फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करते हुए लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर लेना, ये केमिकल सिंथेसिस में आ जाता है। ये उसमें आ जाता है टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। अच्छा, उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो क्या होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर ये इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। दीज आर नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के नेचुरली ये बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है स्टूडेंट, ये नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये वाले एंजाइम, और उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उसमें से निकाले जाते हैं वहाँ से, विच दे यूज़ फॉर देयर ऑन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, वो वायरसेस के अगेंस्ट ना प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ये वाले एंजाइम जो है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डाउन द वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए को कट कर देते हैं, बट डज नॉट हार्म टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम।
यानी देखिए मेरा डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो बैक्टीरिया में भी है और वायरस में भी है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये स्पेसिफिक साइट्स पे जाके अटैक करते हैं। तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वायरस का जो डीएनए है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो फिर वो वायरस की प्रोटीन भी नहीं बना पाता, और इस वजह से वायरस जो है वो नहीं मतलब ग्रो कर पाता बैक्टीरिया के अंदर। दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। ठीक है, इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वायरसेस हैं उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इन 1970s हैमिल्टन ओ स्मिथ एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये आपने अंडरलाइन करना है, ये याद रखना है आपके एमसीक्यूज के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये साइंटिस्ट का नेम और ईयर जिसमें उसने फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो आइसोलेट किया था। बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट्स characterized by a specific sequence of 4 to 6 nucleotides arranged symmetrically in reverse order. Such sequences are known as palindromic sequences. ये palindromic sequences है स्टूडेंट, ऐसा सीक्वेंस जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स एक ही साइड से पढ़ा जाए। यानी अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो भी हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे जैसा कि AATT। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू करें तो ये कट हुआ नीचे वाली फिगर में डीएनए डुप्लेक्स और स्टिकी एंड जहाँ पे लिखा है। अगर हम उसको लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू करें तो भी AATT आएगा, और अगर राइट साइड से पढ़ना शुरू करें तो भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा AATT। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जो जिस भी साइड से पढ़े वो पढ़ने में सेम आ रहा हो उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। So far, more than 400 such enzymes have been isolated, out of which 20 are frequently used in recombinant DNA technology। ठीक है, 400 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 20 जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे हैं। ECO-R1 ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ई जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई, ECO एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, से निकाला गया ये एंजाइम। और R1 जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, यानी ये पहला एंजाइम है जो कि उसमें इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर 400 कर लिए गए तो R400 तक जाएगा ये, और शुरू में उसका नाम आएगा उस ऑर्गेनिज्म का जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया गया, जिस बैक्टीरिया में से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, is commonly used restriction enzyme cut the double-stranded DNA when it has the sequence of bases at cleavage site। क्लीवेज साइड पे जब ये पैलेंडोमिक सीक्वेंस होगा तो ECO-R1 जो है ये इसको कट कर देगा। There is now a gap into which a piece of foreign DNA can be placed if it ends in a base complementary to those exposed by the restriction enzymes. The single-stranded but the complementary ends of the two DNA are called sticky ends because they can bind to the complementary base pairing। ये वाले जो एंड्स अब हुए हैं कट होने के बाद जो बने एंड्स वो स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। ठीक है, और therefore facilitate the insertion of foreign DNA into vector। स्टिकी एंड्स होने की वजह से ये इजीली आसानी से हो जाता है कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जाके आसानी से वेक्टर के साथ जुड़ जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट में जाके जोड़ना है ये हम कल पढ़ेंगे। आज आपका इतना ही लेक्चर है, इसको आप लोगों ने क्लास याद कर लिया।